ब्लैकआउट ट्रेनिंग की तरफ बढ़ते हैं। और ब्लैकआउट ट्रेनिंग क्या है? अब आप सोच रहे होंगे कि यह ब्लैकआउट ट्रेनिंग होता क्या है, तो इसको समझ लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि यह मॉक ड्रिल का हिस्सा है। और युद्ध के दौरान जो हालात होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। जैसे आपने देखा कि ब्लैक हो गया सब कुछ, आप ये देखिए पूरा इस वक्त जैसे स्टूडियो में अंधेरा छा गया, इसी तरीके से अंधेरा होगा। स्टेप नंबर 1 क्या है ब्लैकआउट में, वो सिखाया जाएगा इस मॉक ड्रिल के दौरान। हवाई हमलों के दौरान बत्ती बुझ जाएगी। एक बार दिखाइए जरा कि बत्ती कैसे बुझेगी। जैसे युद्ध के देशों में अक्सर आपने देखा होगा कि ब्लैकआउट होता है, वैसे ही हालात होंगे मॉक ड्रिल के दौरान। बत्ती बुझ जाएगी, पूरे इलाके का पावर कट होगा, मतलब घर, इमारत, सड़कों की बत्तियां गुल हो जाएंगी ताकि दुश्मन को टारगेट आसानी से नजर नहीं आए। और इतना ही नहीं, घरों की खिड़कियों को काले कपड़ों से ढकना होता है, यानी कि रोशनी कहीं से दिखाई नहीं दे, क्योंकि दुश्मन इसी ताक में होता है कि कहीं से एक इंडिकेशन, एक लाइट उनको नजर आए और वो उस पर अटैक कर दे। स्ट्रीट लाइट्स, गाड़ियों की लाइट्स और अन्य लाइट्स को भी कंट्रोल करना होता है, उनको भी बंद रखना होता है। साफ है कि अंधेरे में दुश्मन के लिए किसी भी टारगेट को फिक्स करना आसान नहीं होता है, इसलिए ब्लैकआउट किया जाता है। और मैं तो आपको तजुर्बे से बता सकता हूं, क्योंकि मैंने यूक्रेन और रशिया वॉर को बहुत लंबे वक्त तक कवर किया है। तो वहां पर रात में जब हम लोग चलते थे, यानी कि शाम के बाद के जो हालात होते थे, ना सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स बल्कि गाड़ियों से भी जब हम निकलते थे तो गाड़ियों की लाइटें भी बंद करनी पड़ती थी। सर ये बताइए, ये ब्लैकआउट जो है इसको कैसे लोग समझें, और ट्रेनिंग के दौरान यानी कि जो मॉक ड्रिल है उसके दौरान और युद्ध के हालात के दौरान जब ऐसे हालात होंगे तो क्या करना होगा? ये जो ब्लैकआउट आपने जो बताया है वो ये आमतौर पर रात के टाइम के अंदर ही होना चाहिए। दिन के टाइम में भी मतलब जो है, अगर दिन के टाइम में अंदर अटैक होता है तो क्या होना चाहिए, रात के टाइम में अंदर क्या होना चाहिए। दिन के टाइम में अगर अटैक होता है तो जहाँ पर भी आप हो स्टिल हो जाओ। अगर बाहर नहीं पहुँच सकते हो, वहाँ पर आप अपने जो है बेसमेंट में नहीं पहुँच सकते, अपने सुरक्षित जगह पर नहीं पहुँच सकते हो, जहाँ पर हो वहाँ पर लेट जाओ, उसमें कोई वो नहीं है। क्यों कि जब भी एयरक्राफ्ट में आ रहे हो तो वहां पर मूवमेंट कर रहा हुआ आदमी जल्दी मिल जाएगा, और खड़ा हुआ होगा तो उसको बड़ा आइडेंटिटी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर रात के टाइम के अंदर अगर लाइट जो है ऑन सेंट्रली तो ऑफ हो जाएगी, पर कई बार हो सकता है कई जगह पर थोड़ा सा लेट हो जाए, तो उनका अपने वाली जिम्मेवारी है, हर एक घर की है कि आप किसी को जिम्मेवारी दो और उसके साथ में एक दूसरे आदमी को बोलो साथ के अंदर है कि वो कई बार भूल जाए कि आपने अपना स्विच ऑफ करना है। ये बहुत जरूरी बात है कि मतलब जो है दुश्मन को कोई भी मौका नहीं देना है कि वो अपने आप को टारगेट। देखिए मैं एक बार यूक्रेन का जिक्र फिर से कर देता हूं सर, क्योंकि मैं यूक्रेन में बहुत लंबे वक्त तक रहा। अभी युद्ध के दौरान जब मैं रिपोर्टिंग करने के लिए गया था, तो ये एक तरीके से आपको खुद करना होता है। मैंने देखा एक छोटा सा देश लेकिन बहुत डिसिप्लिन कंट्री, जब वहां पर प्रशासन की तरफ से ये अनाउंसमेंट थी कि शाम को कोई बत्ती नहीं जला सकता है, तो कोई बत्ती नहीं जलती थी, क्योंकि बत्ती जलने से दुश्मन आपको बड़ी आसानी से टारगेट कर सकते हैं। और सर अगर बत्ती बंद कर देनी है, क्या कोई अंदर घर में जो लोग रह रहे हैं वो मोमबत्ती जलाकर भी नहीं रह सकते हैं, या फिर घर के अंदर की रोशनी बाहर नहीं जाने? प्रशासन कई बार ऐसा भी करता है कि लाइट पावर सप्लाई है, लेकिन आपको बिल्कुल बाहर किसी को अंदाजा नहीं लगना चाहिए कि इलाके में पावर सप्लाई है। सर इसके लिए ऐसा है कि अंदर की जो लाइट है, हमारे जो बाहर के शीशे हैं, बिल्डिंग में जो विंडो में शीशे लगे हुए हैं, तो उसको हम इमीडिएटली ब्लैक पेपर से उसको चिपका के उसके ऊपर उसको बंद करेंगे, जिससे कि अंदर की रोशनी बाहर ना जाए। कैंडल लाइट भी हम इनर साइड टू इनर साइड वाले रूम में थोड़ी सी यूज कर सकते हैं, जस्ट देखने के लिए कि भाई हमें घर में कहाँ पे कैसे क्या जाना है। एक पर्सनल किट है, उसको भी हमें अपना रेडी रखना होता है, वो भी सब घर वालों को ये पता। पर्सनल किट क्या होता है सर? पर्सनल किट के अंदर थोड़ा बहुत हमारे खाने पीने का सामान होगा। अगर हमें शेल्टर बाहर मिलना है, अगर हमने बेसमेंट में जाना है, तो पता नहीं हमें 24 घंटे रहना पड़े, पता नहीं हमें 12 घंटे रहना पड़े। इस किट में क्या क्या होना चाहिए? जैसे कि जैसे हम लोग यूक्रेन में थे तो उसमें डायपर होता था, उसमें वाटर बोतल होता था, उसमें फूड के वो आइटम्स होते हैं जो 24 घंटे 48 घंटे तक जो खराब ना हो सके। हाँ जी, तो ये सब तमाम चीजें, ये सामान। और अगर आपके बच्चे भी हैं तो उन बच्चों के लिए भी इस तरह का इंतजाम आपको पहले से कर लेना होता है। अगला स्टेप क्या है? उसके अंदर जो है ना, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो पर्सनल किट है, बहुत इंपॉर्टेंट विषय आपने सुना है। उसके अंदर उसकी जो क्या है कि अभी एक जितने अगर परिवार के अंदर 4 आदमी हैं तो हर दिन के लिए, क्योंकि 24 घंटे के लिए कहते हैं हम कि 24 घंटे के लिए क्यों कहते हैं, क्योंकि इतना टाइम लग जाता है कि जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है और रिस्पॉन्डर टाइम लगता है के लिए, और उसके अंदर 3 से 4 लीटर पर
पर्सन पर के हिसाब से आपने पानी लेना है। साथ ही साथ के अंदर अपने जो है जैसे भुजिया वगैरह है या चाहे वो हार्ड ब्रेड वगैरह है, खराब नहीं होते हैं। लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं कि लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना होता है। लिफ्ट का इस्तेमाल कभी नहीं करें, क्योंकि जब ब्लैकआउट की स्थिति आती है, पावर एक बार चला जाए या बिजली कट हो जाए, तो लिफ्ट तब तक ऑपरेट नहीं हो सकता है आपका जब तक वापस से बिजली नहीं आ जाए। इसलिए लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना होता है। अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि जरूरी ठिकाने जहां पर आपको छिपना है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है इस मॉक ड्रिल में। जैसा कि छिपाने की, माफ कीजिए, कौन कौन से वो ठिकाने जिनको छिपाना होता है किसी भी देश को, युद्ध वाले, वॉर वाली कंट्री को, तो पावर प्लांट, वाटर सप्लाई प्लांट, अस्पताल, ये जो इमारतें हैं इनको बचा कर रखना होता है ताकि दुश्मन जान माल का ज्यादा नुकसान करने की कोशिश से बड़ा उनकी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि ऐसे स्ट्रक्चर्स को नेस्तनाबूद किया जाए ताकि जो एक तरीके से कहते हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त कर सके। इसमें देखिए कैमोफ्लेज तकनीक का इस्तेमाल करना भी सिखाया जाएगा। आपको बता दूं कि कैमोफ्लेज तकनीक का सीधा मतलब होता है छलावा, दुश्मन को गुमराह करना। और वो कैसे किया जाता है? उदाहरण के तौर पर इमारतों को रंग रोगन या उसे आसपास के इलाके के हिसाब से ढाल दिया जाता है। जैसे कोई जंगल में अगर घर है तो उस इमारत को इस तरीके से ढाला जाता है कि वो जंगल ही दिखे, जिससे दुश्मन गुमराह हो जाए। इसके बाद जो चीजें हैं उसके बारे में भी हम अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं। सर जरा ये समझाइए कि ये जो तरीका है दुश्मनों को छलने का, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाने के लिए इस ड्रिल में क्या होगा और क्या तैयारियां होती हैं? क्या आम लोग भी उससे जुड़े हुए हैं और जुड़कर उसमें मदद करते हैं? देखिए, जहां तक कैमोफ्लेज है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो काम सरकार करेगी। बिल्डिंग्स जो हैं उनको जो उनका बैकग्राउंड कलर है वैसे कर दिया जाता है। बिल्डिंग्स जो बॉर्डर है उसको, बॉर्डर को सीधी लाइनों को ब्रेक कर दिया जाता है। आजकल कैमोफ्लेज नेट्स आ गई हैं, इन नेट्स को ऊपर डाल दिया जाता है। ये नेट्स दो तरह की होती हैं, एक तो कपड़े की या जूट की बनी होती हैं, आजकल सिंथेटिक नेट्स भी आने लगे हैं। लेकिन क्योंकि दर्शक देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं, मैं आपको बताता हूं बेटा, सबसे बड़ी चीज है कि जब आप बेसमेंट में जाओ तो दो चीजों का ख्याल जरूर रखना। एक, कोशिश करके ऐसा बेसमेंट ढूंढो कि उसमें दो बाहर जाने के रास्ते हों, ताकि अगर दुश्मन के बॉम्ब से एक बाहर जाने का रास्ता अगर ब्लॉक हो जाता है तो दूसरे बाहर जाने का रास्ता इस्तेमाल करके आप बाहर जा सकें। एक और चीज जो है, आजकल मोबाइल बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपको वहां काफी देर तक रहना पड़े। अगर दुश्मन ने वहां डैमेज कर दिया है तो हो सकता है आप बाहर नहीं जा पा रहे, क्योंकि जमीन बाहर जाने के रास्ते पर पत्थर, मिट्टी, रोड़े पड़े हैं। तो आपके पास मोबाइल चार्जर, बैटरी बैंक और सेल्स, छोटे पेंसिल सेल्स होने चाहिए। मैं सभी टीनेजर्स और बच्चों को याद दिलाना चाहता हूं, बेटा छोटे छोटे टॉर्च होते हैं, इन छोटे छोटे टॉर्च को आप लीजिए, दो एक्स्ट्रा पेंसिल सेल्स रखिए। सबसे बड़ी बात है, अगर किसी को चोट लगे तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं। आप मैसेज दो, अगर किसी को चोट लगी है तो ब्लीडिंग जहां से हो रही है आप थंब से रोक लो, हाथ से रोक लो। इतने फर्स्ट एड से ही आपके मम्मी, डैडी, भाई, बहन बहुत अच्छी काफी सेफ हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो एक डिपार्टमेंट है जो एक्टिव होता है वो सर वो डिपार्टमेंट है जहां पर आपका लंबा तजुर्बा रहा है। ये कैसे आम लोगों तक पहुंचता है और आम लोग कैसे उन तक पहुंचते हैं ऐसे हालात? फर्स्ट एड जो है जी, फर्स्ट एड बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने आपको बताया पहले कि हर एक सदस्य को मालूम होना चाहिए कि अगर ये होगा तो मैंने कैसे अपने आप को बचाना है। सेम यार, फर्स्ट एड लोगों को तो मेरा ख्याल इसकी भी जानकारी नहीं है कि अगर आग लगती है बिजली से, उस पर पानी नहीं डाला जाए। ये एक बहुत जरूरी चीज है हर एक इंसान को पता होने के लिए। एक और चीज है, जब भी हम जाते हैं और रेस्क्यू के लिए या किसी और चीज के लिए या रेफ्यूज लेने के लिए, तो हमें बूढ़े और बच्चे, ये दो कैटेगरी जो हैं, इसका बेहद ध्यान रखना है। अगर हम ये ना ध्यान रख पाए तो हम बहुत मुश्किल में पड़ेंगे जी। क्योंकि हम बूढ़ों की रिक्वायरमेंट उनकी मेडिकेशन होती है। ठीक बात। हम खाने पे, पानी पे ध्यान दे रहे हैं, उनकी जो बेसिक दवाइयां हैं वो बहुत उनके लिए आपको तैयारी करके रखनी है। ये एक बहुत अच्छी बात आप बता रही हैं मैम। लेकिन सर, एक सिविल डिफेंस का एक जिक्र
जिक्र अभी बीच में आया कि जो वॉरियर होते हैं सिविल डिफेंस के लिए जिनको तैयार किया जाता है, उनकी भूमिका क्या होती है? सर सिविल डिफेंस जो वॉरियर है हमारे, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं आरडब्ल्यूज को मिलके, जो लोकल बॉडीज है वहाँ पे, स्कूल्स हैं, जो हमारे एनएसएस के व्यक्ति हैं वहाँ पे, और आपदा वाले व्यक्ति हैं, उनको हम ट्रेनिंग देते हैं कि आपने अपने मोहल्ले में किस ढंग से उन लोगों को गाइड करना है जी। तो इसके लिए कुल मिलाकर एक टीम होती है जो आपकी